तो कहानी की शुरुआत में हम एक बेकरी को देख पाते हैं जिसके अंदर सीता और आदिल नाम के दो बच्चे अपने माता पिता के साथ काम कर रहे थे, जिसमें उनके पिता का नाम संजय आरिफ था और माता का नाम मोटिया किराना था। इनके परिवार में बहुत ही ज्यादा प्यार भी था। उनकी बेकरी पहले के समय में बहुत ही ज्यादा फेमस थी, लेकिन कुछ ही समय पहले उनकी शॉप के पास ही एक अमेरिकन ब्रांड ने शॉप खोल ली थी, जिसकी फ्रेंचाइजी असल में बहुत बड़ी थी और वो बहुत सारे ऑफर्स भी लाते रहते थे, जिसके चलते सीता के माता पिता को बहुत ही ज्यादा लॉस झेलना पड़ रहा था। पर उसके बावजूद भी सीता के पिता उनके परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, साथ ही साथ उनका बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखते। अब उसी दौरान होता यह है कि उनकी शॉप पर आदिल के पास उसके स्कूल के कुछ बच्चे आ जाते हैं जो कि उसको स्कूल में भी बुली किया करते थे, जिसकी वजह से आदिल उनसे बहुत डरता। वो बच्चे उसको वापस से चुरा कर जाते हैं तो सीता ये देख लेती है और आदिल को गलत के खिलाफ फाइट बैक करने के लिए कहती है, मगर आदिल असल में बहुत ही ज्यादा डरपोक था, जिसकी वजह से वो अभी सीता की बात को इग्नोर करता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। अब इसी वजह से सीता भी उससे ज्यादा बात नहीं करती और अपनी माँ पापा के पास अवन एरिया में चली जाती है। अब तभी अचानक से उनकी शॉप पर एक आदमी आता है जो कि बहुत ही डरा हुआ था और बार बार वो एक रिकॉर्डिंग को सुन रहा था। उसको घबराया हुआ देखकर आदिल उसको पानी देता है और वापस से अपने काम में लग जाता है। पर तभी वो आदमी आदिल के पास वो रिकॉर्डिंग वाली टेप छोड़कर ये बोलता हुआ चला जाता है कि वो अल्लाह का काम करने जा रहा है ताकि वो अपने विश्वास को उनके लिए दिखा सके। साथ ही साथ वो आदिल को शॉप से बाहर जाने के लिए मना करता है। आदिल को तब तो कुछ भी समझ में नहीं आता और अब वो कुछ सोच पाता। इतने में ही उनकी गुल्लक से एक आदमी पैसे चुराने की कोशिश करता है ताकि वो अपने घर में वापस लौट सके। आदिल तो उसको अपने डर की वजह से नहीं रोक पाता, लेकिन तभी वहाँ पर सीता आ गई थी जो कि उस आदमी के बारे में अपने पिता को बताती है। लेकिन जैसे ही उसकी माता पिता उस आदमी को रोकने के लिए शॉप से बाहर जाते हैं, तभी अचानक से पास वाली अमेरिकन बेकरी में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी चपेट में सीता के माता पिता भी आ चुके थे और यहाँ पर आदिल और सीता के सामने ही वो खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते इन दोनों के होश उड़ गए थे, उनकी जिंदगी उजड़ गई थी। खैर अब सीन वहाँ से कट होकर सीधा पुलिस स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर हम पुलिस की बातों से ये जान पाते हैं कि असल में वो आदमी जो कि आदिल को टिप देकर गया था, उसने ही ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तब आदिल उस आदमी की दी हुई रिकॉर्डिंग पुलिस को देना चाहता था, लेकिन सीता आदिल से वो रिकॉर्डिंग ले लेती है और पुलिस को उसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद सीता और आदिल अपने घर में आकर उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं तो उसके अंदर किसी इंसान के बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो कि मरने के बाद कब्र में हो रहे टॉर्चर की वजह से अल्लाह से अपने किए गए गुनाहों के लिए माफी मांग रहा था। उसको सुनकर आदिल और सीता दोनों घबरा गए थे। अब क्योंकि ये दोनों ही अभी माइनर थे, इसी वजह से उनके पेरेंट्स के खत्म होने के बाद उनकी कस्टडी उनके ही अंकल को दे दी जाती है, जो कि पास के ही गाँव के एक रिलीजियस स्कूल के अंदर उनका दाखिला करवा देते हैं, जहाँ पर सीता की क्लास के दौरान उसकी टीचर यानी कि उस्ताद जुविता उनको ग्रेव टॉर्चर के बारे में बता रही थी, जो कि इस मूवी का टाइटल भी है कि खत्म होने के बाद इंसानों के जजमेंट डे के पहले उनकी कब्र के अंदर मुनकर और नकीर नाम के दो एंजल्स आते हैं, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक मूवी एक्सप्लेन करी है, काफी बढ़िया है, वो भी इंडोनेशियन हॉरर ही है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देखना, वो काफी बढ़िया है, आपको काफी डिटेल्स मिलेंगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट दोनों में मिलेगा। खैर अब ये दोनों ही इंसान के अल्लाह के ऊपर विश्वास को टेस्ट करते हैं और जो इंसान असल दुनिया में पापी होता है वो उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे पाता, जिसके बाद वो उसको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना चालू कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो उस इंसान की कब्र धीरे धीरे करके छोटी हो जाती है और एक समय पर वो इतनी छोटी हो जाती है कि उस इंसान की सारी हड्डियां शरीर पर प्रेशर पड़ने की वजह से टूट जाती है। बाद में उस इंसान के चेहरे पर ढेर सारे बड़े बड़े हथौड़ों के वार करके उसको बहुत ही ज्यादा दर्द दिया जाता है। उसको सांपों से कटवाया जाता है, जिसके बाद ही उन्हें नर्क में भेजा जाता है, जहाँ पर उनके पापों के हिसाब से उन्हें सजा मिलती है। वहीं पर जो लोग अच्छे होते हैं, उनका अल्लाह पर विश्वास होता है, उनकी कब्र बहुत ही बढ़िया लग्जूरियस बन जाती है और वो लोग आराम से अपने जजमेंट वाले दिन तक उस कब्र के अंदर रहते हैं जब तक वो जन्नत ना चले जाएं। पर सीता के हिसाब से ये सब सच नहीं था और इसलिए ही वो क्लास के अंदर मैम से इस बारे में पूछती है कि अगर उन्हें नर्क के अंदर सजा ही भोगनी है तो उन्हें ग्रेव में टॉर्चर क्यों करा जाता है। इस पर मैम ये बोलती है कि नर्क के अंदर उनके पापों की सजा मिलती है, जबकि कब्र के अंदर उन्हें अल्लाह के ऊपर विश्वास ना करने की सजा मिलती है। पर क्योंकि सीता को इन सब बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए उसकी और जुविता की आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जिस दौरान जुविता उसको ये तक बोल देती है कि सीता को भी वैसे ही टॉर्चर का सामना आज नहीं तो कल करना होगा, क्योंकि उसे भी अल्लाह पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। और अब क्लास खत्म होने के बाद जैसे ही सीता को समय मिलता है, वैसे ही वो स्कूल के पास वाले जंगल में जाकर आदिल से मिलती है, जहाँ पर उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि असल में सीता उस जगह से भागना चाहती है ताकि वो बाहर की दुनिया में जाकर ये बात साबित कर पाए कि ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई चीज नहीं होती और
ऐसा वो इसलिए करना चाहती है क्योंकि ग्रेव टॉर्चर के डर की वजह से ही उस बॉम्बर ने भी अमेरिकन बेकरी में ब्लास्ट कर दिया था, जिसके कारण ही सीता के माता पिता खत्म हो गए। मगर हर बार की तरह आदिल को उस जगह से भागने में भी डर रहा था, पर सीता उसको किसी तरह समझाती है और उसको अपने साथ जंगल में मौजूद एक टनल के पास लेकर चली जाती है। इसके बारे में माना जाता था कि वो टनल हॉन्टेड है, इसलिए आदिल उसमें जाने से बहुत डर रहा था। पर सीता के पास कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो जबरदस्ती ही आदिल को उस टनल के अंदर लेकर चली जाती है, जहाँ पर उनकी टॉर्च अचानक से खराब हो गई थी। साथ ही साथ वो दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उन दोनों को ही अपने आसपास किसी बच्चे की आवाज आ रही थी और तो और सीता को वो दिखाई भी देता है, जिसको देखकर सीता बहुत डर जाती है और वो बच्चा अपना नाम इस्माइल बताता है। लेकिन सीता उसकी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होती और वो सीधा डर कर टनल के बाहर आ जाती है, जहाँ पर अब तक आदिल सीता की टीचर को सीता को ढूंढने के लिए लेकर आ चुका था। तब सीता की टीचर उमाया, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, वो सीता को अपने साथ ले जाकर काम डाउन करने की कोशिश करने लगती है। तब सीता उससे इस्माइल के बारे में पूछने की कोशिश करती है, जिसके बारे में सुनने के बाद उमाया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और वो इस बात का कुछ जवाब दे पाती इतने में ही वहाँ पर जुविता आ जाती है, जिसके हिसाब से सीता ने आज पाप करा था, इसलिए वो उसको सजा के तौर पर ह्यूमिलिएट करने के लिए व्हाइट हिजाब की जगह रेड हिजाब पहनने की सजा लेती है। लेकिन सीता को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। खैर उसी दिन स्कूल के अंदर वो व्यक्ति आता है जो कि उस रिलीजियस स्कूल की फंडिंग करता था। अब रात में जब सीता लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही थी, तभी अचानक से खिड़की से वो बाहर उमाया को गुस्से में कहीं जाते हुए देखती है। तभी जुविता उसको जाने से रोक रही होती है और सीता भी उनकी बातें छुप कर सुनने लगती है और तब जाकर हम जान पाते हैं कि असल में वो इंसान जो कि स्कूल को फंड कर रहा था, वो जब भी वहाँ पर आता था तो वो स्कूल की एक लड़की को चुनकर उसके साथ गलत काम किया करता और इस बार उसने इसके लिए आदिल को चुना था और उमाया इसके सख्त खिलाफ थी, क्योंकि उसको हर बार इस्माइल याद आता था जो कि उस आदमी का शिकार बन गया था और उस दर्द को ना झेल पाने के कारण ही उसकी मौत हो गई थी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि उस टनल के अंदर असल में सीता को उसकी स्पिरिट दिखाई दी थी। अगर जुविता उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि वो आदमी स्कूल को फंडिंग करता है, पर उमाया के हिसाब से ये सब गलत था, फंडिंग की आड़ में गलत काम हो रहे थे। अब आदिल के बारे में सुनते ही सीता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब वो उस घर की तरफ जाने लगती है जहाँ पर वो आदमी रुका हुआ था। वहाँ पर सीता को आदिल भी दिख जाता है, मगर सीता को गार्ड अंदर जाने से रोक देते हैं और सीता को उसके रूम में बंद कर दिया जाता है। सीता बहुत ही ज्यादा परेशान थी, मगर वो जैसे तैसे उस रूम से निकलती है, जहाँ पर उमाया उसकी हेल्प करने के लिए उसको पैसे और खाना बांध कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब सीता का वहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं था। तब सीता भी वहाँ से भागकर जंगल के पास बने रास्ते में छुप जाती है और स्कूल में फंड करने वाले आदमी की कार के आने का वेट करने लगती है। और फिर जैसे ही वो कार आती है तो सीता पत्थरों की मदद से ड्राइवर का ध्यान भटकाती है और जैसे ही ड्राइवर आसपास के इलाके को चेक करने जाता है, वैसे ही सीता आदिल को कार से निकाल कर वापस से सेम तरह से भागने की कोशिश करने लगती है। और उस समय तक आदिल के साथ गलत हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफी डरा हुआ था और अब उनके साथ वापस से टनल में बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग चीजें होना शुरू हो जाती है। इस्माइल की भटकती आत्मा वहाँ पर सीता और आदिल से चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, मगर सीता और आदिल बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो बस आगे की तरफ बढ़ते हुए टनल के दूसरी तरफ से निकल जाते हैं। अब वहाँ से सीन कई साल आगे एक ओल्ड एज होम पर आता है। यहाँ पर सीता अब एक नर्स बन चुकी थी और वहाँ पर वो सबका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा करती। वहाँ पर आज एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। तब सीता सबसे पहले उस इंसान के रूम की साफ सफाई करती है और बाद में बाहर जाकर बाकी सब लोगों को संभालने लगती है। अब ओल्ड एज होम के अंदर लानी नाम की एक और नर्स भी थी, पर लोग सबसे ज्यादा सीता को ही पसंद किया करते। तभी हम नयनी और पानी नाम के एक कपल को भी देख पाते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वेल अब सीता वायु नाम के एक और बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है जो कि अपनी असल लाइफ में बहुत ही ज्यादा रिश्ता, पर क्योंकि अभी के समय पर उसको अल्जाइमर हो चुका था और उसका बेटा उसका सही से ध्यान नहीं रख पा रहा था, इस वजह से वो ओल्ड एज होम में रह रहा है। अभी के समय पर वायु का बेटा अपनी बीवी के साथ वायु को लेने आया था, मगर वायु वहाँ से जाने से साफ मना कर देता है और सीता भी किसी वजह से नहीं चाहती थी कि वायु वहाँ से जाए, इसलिए वो भी वायु का साथ देती है और उसके बेटे और उसकी बीवी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब सीता वहाँ से वायु को क्यों नहीं जाने देना चाहती, इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन सीता के वायु के रूम से जाने के बाद हम नोटिस करते हैं कि उसके पास एक गन भी थी, जिसको वो देखता है और बस म्यूजिक को एंजॉय करने लगता है। वही सीता के पास वापस से वायु का बेटा और उसकी बीवी आती है, क्योंकि सीता को बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे। साथ ही साथ उनको लग रहा था कि सीता बस जैसे तैसे वायु के करीब आकर उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम कराना चाहती है, मगर सीता इस बात पर गुस्से में उन लोगों की बेइज्जती करते हुए उन्हें वहाँ से भगा देती है। पर इसके बाद जब वो वायु के रूम में जाती है तो वो अपने अल्जाइमर की बीमारी की वजह से भूल चुका था कि वो बूढ़ा हो चुका है और अभी वो एक बच्चे की तरह रोते हुए अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा था। तब सीता उसे शांत करवाती है और उसे सुलाकर एक वीडियो बना लेती है। उसने वायु की वैसी बहुत सारी वीडियोस को बनाया हुआ था। वह आगे सीता अब कुछ चैनल्स को देखती है जिसके अंदर कुछ मौलवी
भी ग्रेव टॉर्चर के बारे में बता रहे थे, पर साइंटिफिकली डॉक्टर्स के हिसाब से लोगों के खत्म होने के बाद यहाँ पर उनको डीमंस, गोस्ट या फिर स्पिरिट इसी वजह से दिखाई देती है क्योंकि उन जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है और ब्रेन को जब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो उन चीजों को हेलुसिनेट करने लगते हैं जिनके बारे में इंसान उस समय सबसे ज्यादा सोच रहा हो। यानी कि जिस बारे में इंसान उस समय सबसे ज्यादा सोचता है उसे वही दिखता है और सीता को भी यही बात सच लगती थी। खैर वहाँ से अब सीन आदिल पर आता है जो कि अब एक कोऑप्स वॉशर बन चुका था और वो सीता की ओल्ड एज होम में मरे हुए आदमियों की बॉडी वॉश करके उसे सीता के साथ दफनाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उन दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि असल में सीता ने वो ओल्ड एज होम इसी वजह से ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ पर सीता की पूरी जिंदगी में देखा हुआ सबसे पापी इंसान था और उसके मरने के बाद सीता उस आदमी की कब्र में एक दिन गुजारने वाली थी ताकि वो वहाँ की रिकॉर्डिंग करके लोगों को साबित कर सके कि ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आदिल ने जो अपने बचपन में देखा था, टनल के अंदर उसने इस्माइल को देखा था तो उसको भूतों जैसी चीजों पर भरोसा था, लेकिन सीता उसको भी बताती है कि बचपन में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो बस टनल के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनका एक हेलुसिनेशन था और इतना बोलकर वो वापस से ओल्ड एज होम में चली जाती है। अब सीता वो यहाँ पर अभी भी अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के सपने आया करते थे जो कि काफी डरावने हुआ करते और इसलिए उसकी जिंदगी का मेन मोटिव यही था कि वो लोगों को ग्रेव टॉर्चर की सच्चाई के बारे में बयां कर सके। खैर वहीं पर हम आदिल को देख पाते हैं जो कि अपने घर जाता है तो उसकी बीवी निंगशी उसको अपने घर में घुसने नहीं देती क्योंकि आदिल ज्यादातर समय काम में ही बिताया करता और अपनी बीवी से ज्यादा बात नहीं करता था, इसलिए अब आदिल भी अपना सामान लेकर कहीं और जाने लगता है। एंड ऑब्वियस ही बात है उसके मन में बचपन का ट्रॉमा भी था जिसके चलते वो पूरी तरह से लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ ओल्ड एज होम के अंदर वायो को ये पता चल चुका था कि सीता उसको ओल्ड एज होम से जाने क्यों नहीं देना चाहती। असल में वायो खुद ही वो आदमी था जो कि गाँव के रिलीजियस स्कूल को पैसे दिया करता, जी हाँ, और उसकी वजह से ही इस्माइल की जान चली गई थी। साथ ही साथ उसने ही बचपन में आदिल के साथ भी गलत काम किया था और जब से सीता को वायो के उस ओल्ड एज होम के अंदर होने के बारे में पता चला था तब से वो वहाँ पर आकर वायो के मरने का ही वेट कर रही थी ताकि वो उसकी बॉडी के साथ ही अपना एक्सपेरिमेंट कर पाए क्योंकि सबसे ज्यादा पापी तो वही था। वायो को जब ये बात पता चलती है तब उसको जरा सा भी पछतावा नहीं होता और तब तक वहाँ पर आदिल भी आ चुका था और जब वो वायु को देखा करता तो सबसे पहले उसको अपने पास्ट के ही कुछ विजन्स आया करते जिनसे वो डर गया था। लेकिन जब वो अभी वायु की हरकतें देखता है तो वो गुस्से में जाकर उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी सीता उसको वायु को जान से मारने से रोक लेती है क्योंकि वो चाहती थी कि वायु की बिल्कुल नेचुरल डेथ हो ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट कर पाए। लेकिन तभी वायु अपने पास मौजूद गन को निकाल कर खुद को ही खत्म कर लेता है। वो खुद चाहता था कि सीता उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करे क्योंकि उसके हिसाब से भी ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई चीज नहीं होती और शायद हो सकता है कि वो इसलिए ही ये गलत काम किया करता और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वहाँ पर उसे वही सजा सबसे ज्यादा खतरनाक मिलती थी जिससे कि इंसान जीते जी सबसे ज्यादा डरा करता। पर वायु के हिसाब से उसको किसी चीज से डर ही नहीं लगता था। साथ ही साथ उसका ये भी मानना था कि कोई भी सोल को टॉर्चर नहीं कर सकता क्योंकि पेन सिर्फ इंसानी शरीर को होता है न कि सोल को। खैर अब वायु की ऐसी हरकतें देखकर ओल्ड एज होम के बाकी लोग भी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि वायु की बॉडी के फ्यूनरल का काम यानी कि कॉर्प्स वॉशिंग का काम वायु के बेटे ने ओल्ड एज होम वालों को ही दे दिया था। तब आदिल सबसे पहले वायु की बॉडी को साफ करता है पर उसको देखकर उसे वापस से पास्ट के ही विजन्स याद आ गए थे और उसी दौरान आदिल को वॉमिट हो जाती है। इसके बावजूद भी वो जैसे तैसे करके उस काम को खत्म करता है और तभी हम शाम को देखते हैं कि सीता एक कैमरा लेकर वायु की कब्र के अंदर लेट जाती है जहाँ पर अब सीधा अगले दिन ही आदिल आकर उसे बाहर निकालने वाला था। अब आदिल तभी वापस से सीता को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो अपना मन बना चुकी थी क्योंकि उसने लाइफ टाइम तक इसी मौके का वेट किया था और इसलिए वो नहीं रुकती। तब आदिल भी कब्र के ऊपर फट्टे लगाकर उस पर मिट्टी डाल देता है। आधी रात हो चुकी थी मगर अब तब सीता वो कुछ भी ग्रेव टॉर्चर जैसा फील नहीं हुआ था। आदिल भी ऊपर ही बैठा था। तभी हम आदिल के पास एक बहुत बड़े सांप को देख पाते हैं जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रहा था लेकिन वो आदिल के एकदम पास से गुजर जाता है। वहीं कब्र के अंदर एक छोटे से होल से सीता को एक अर्थवर्म आता हुआ दिखाई देता है जिसे वो वहाँ से हटा देती है और अब आराम से कब्र में सोकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। अब सुबह आदिल ने सीता को कब्र से बाहर निकाल दिया था और सीता को रात में कुछ भी ग्रेव टॉर्चर जैसा फील नहीं हुआ। बाद में वो जब रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि सीता बहुत खुश हो गई थी और अब वो उसी टेलीविजन शो पर जिसके अंदर वो ग्रेव टॉर्चर से रिलेटेड न्यूज देखा करती थी वहाँ पर अपनी टेप लेकर पहुँच जाती है ताकि वो लोगों के सामने साबित कर पाए कि ग्रेव टॉर्चर जैसी कोई चीज नहीं होती। वहाँ जाकर वो अपने बारे में शुरू से लेकर अब तक बताती है कि
जैसे उसके माता पिता ऐसे ही एक बॉम्बर की वजह से मारे गए थे, जिसने की ग्रेव टॉर्चर के नाम पर अमेरिकन बेकरी में ब्लास्ट करवाया था। और तब से ही सीता का यही एम था कि वो ग्रेव टॉर्चर की सच्चाई लोगों के सामने लेकर आए। वो पिछली रात की रिकॉर्डिंग सबके सामने चलवाने की कोशिश करती है, मगर अब वो रिकॉर्डिंग प्ले नहीं हो रही थी और सीता वो कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि शायद वायो के बच्चों ने टीवी चैनल्स वालों को पैसे दिए होंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी सीता को लगता है कि डर के मारे आदिल ने रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ कर दी होगी, लेकिन आदिल ने भी कुछ नहीं करा था। साथ ही साथ उसी समय आदिल और सीता की बहसबाजी भी हो जाती है, क्योंकि अगर उनके माता पिता की मौत के दिन सीता उन्हें उस आदमी के बारे में नहीं बताती जिसने की पैसे चुराए थे, तो वो कभी भी बाहर नहीं जाते और आज जिंदा होते। पर सीता खुद भी अब इन सब बातों की वजह से टूट गई थी और अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। अब रात में वो ओल्ड एज नर्सिंग होम में आकर अपने पेरेंट्स की फोटो को देखते हुए रोने लगती है। तभी अचानक से उसको वायो के रूम से अपना नाम पुकारने की आवाज आती है, जिसको सुनकर जब सीता जैसे तैसे उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे वायो की आत्मा हॉन्ट कर रही थी। और अब इतने में ही वहाँ पर नैनी आ जाती है, जिसकी बातों से सीता को पता चलता है कि पांडी नैनी के ऊपर लानी के साथ चीट कर रहा था। तब सीता को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वो रूम में जाकर चेक करते हैं तो सच में पांडी लानी के साथ नानी के ऊपर चीट कर रहा था। अब जैसे ही पांडी सीता को देखता है तो वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नैनी पर पड़ती है तो वो उससे और भी ज्यादा परेशान होते हुए माफी मांगता है। उसने उसके साथ जो कुछ भी किया था वो उसके लिए माफी मांग रहा था, लेकिन उसके मन में गिल्ट था। मगर अब नैनी उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी और तब नैनी जोर जोर से रोने लगती है और पांडी उससे लगातार माफी मांग रहा था। पर अभी फिलहाल सीता खुद भी पांडी को यही सजेस्ट करती है कि कुछ समय के लिए वो नैनी को अकेला छोड़ दे, ताकि नैनी का दिमाग थोड़ा सा ठंडा हो जाए और वो सही से इस बात को एक्सेप्ट कर ले। इस पर पहले तो पांडी नहीं मानता, क्योंकि उसको लग रहा था कि नैनी बहुत ही ज्यादा क्लमसी है और वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। पर बाद में सीता किसी तरह से अभी के लिए पांडी को नैनी से दूर रहने के लिए मना लेती है। अब रात में हम देखते हैं कि नैनी आज के हादसे की वजह से बहुत टूट गई थी और जैसे ही वो रूम में जाती है वैसे ही वो खड़े खड़े पी कर देती है। साथ ही साथ उसे वॉमिट भी हो रही थी, पर जैसे ही उसे थोड़ा सही लगता है तो वो अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है। तब उसको एहसास होता है कि उसकी वेडिंग रिंग जिसको हमेशा संभाल कर रखती थी वो उसके हाथ से कहीं पर गिर गई है। तब नैनी को लगता है कि वो रिंग वॉशिंग मशीन में गिरी होगी, इसलिए वो मशीन को बंद करके उसमें अपना फीस डालकर रिंग को ढूंढने लगती है। मगर तभी धोखे से उसके हाथ से मशीन चालू हो जाती है। इसके अंदर नैनी अब मशीन में ही फंस गई थी। नैनी के बाल मशीन की मोटर में उलझ जाते हैं और जब वो बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है तब उसके बालों और स्कैल्प के साथ उसके फेस की पूरी चमड़ी उखड़ जाने की वजह से मौके पर ही वो खत्म हो गई थी। अब नैनी की मौत की वजह से ओल्ड एज होम के अंदर सभी बहुत दुखी थे। साथ ही साथ पांडी अब नैनी की मौत का जिम्मेदार सीता को बता रहा था, क्योंकि सीता ने ही नैनी और पांडी को अलग अलग रूम में रखा था। लानी भी इस बात की वजह से काफी दुखी थी। खैर अब सीता जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने रूम में जाने लगती है, पर अब उसको वापस से बार बार वायु की आवाज आ रही थी, जिससे कि सीता काफी परेशान हो जाती है। अब सुबह उठकर वो ओल्ड एज होम में ही रहने वाली एक लेडी से मिलती है, जिसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में वो पांडी के लिए नैनी की स्पिरिट को बुलाना चाहती है, ताकि पांडी उससे माफी मांगकर अपने गिल्ट को कम कर पाए। अब सीता को तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन पांडी का गिल्ट कम हो जाए इसलिए वो मान जाती है। अब इसके चलते वो उस लेडी के साथ में कुछ और बूढ़े लोगों को इकट्ठा करती है, जो कि ओल्ड एज होम गए थे, और उनके साथ मिलकर नैनी की आत्मा को बुलाती है। यहाँ पर नैनी की आत्मा अब उसी औरत के अंदर आ चुकी थी। इसकी बातों से हम जान पाते हैं कि अभी के लिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, और उसकी आत्मा को शांति सिर्फ तब मिलेगी जब पांडी उस पापी लड़की जिसके साथ उसने नैनी को चीट किया था, यानी कि यहाँ पर लानी को, उसको खत्म कर देगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे ग्रेव में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करा जाएगा। अब ये बात जानने के बाद खुद पांडी भी बहुत ही ज्यादा शॉक में था, पर क्योंकि वो ग्रेव में टॉर्चर को नहीं सहना चाहता था, इसलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। तब सीता उसे रोकने की कोशिश करती है और उसको लगता है कि ये सब बस एक दिखावा है, मगर तब वो लेडी उसको आंख बंद करके विश्वास रखने के लिए कहती है, और जैसे ही सीता ऐसा करती है वैसे ही उसको उसके सामने नैनी बहती दिखाई देती है, जिसको देखकर सीता बहुत डर गई थी, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। वही हम दूसरी तरफ आदिल को देखते हैं, जो कि जब कॉप्स वॉशिंग कर रहा था तभी अचानक से वो शव जो कि उसके पास आया हुआ था वो उठ जाता है और आदिल को हॉन्ट करने लगता है, जिससे डर कर आदिल चेंजिंग रूम के ही लॉकर में घुस गया था, जहाँ पर अब उसको और भी काफी सारे लोगों की आत्माएं जिनकी बॉडी को पहले कभी उसने वॉश किया था वो उसको हॉन्ट करने लगती है। और अब जब रात में लानी और सीता साथ में थे तब लानी की बातों से हम जान पाते हैं कि उसने जो कुछ भी करा था उस सब का गिल्ट उसको भी है, पर पता नहीं कैसे वो उस समय बहक गई थी और उसने अनजाने में ये सब कर दिया। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर पांडी एक डैगर लेकर आ जाता है, जो कि लानी को खत्म करने की कोशिश करता है। तब लानी और सीता किसी तरह से उसे वहाँ से भगा देते हैं और बाकी लोगों से हेल्प मांगने लगते हैं।
लेकिन अब तक होता यह है कि बाकी सब भी यहाँ पर रानी को ही मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो एक अतृप्त आत्मा की इच्छा को पूरा करेंगे और उस आत्मा को फिर मुक्ति मिलेगी तो उनको भी ग्रेव टॉर्चर नहीं जाना पड़ेगा। तब उनमें से ही एक बुरा व्यक्ति रानी को स्टैब कर देता है, जिसको देखकर सीता बहुत डर गई थी। तब वो वहाँ से एम्बुलेंस को बुलाना चाहती थी, मगर रानी के हिसाब से अब वो खुद भी नहीं जीना चाहती और इसलिए वो खुद को ही लगातार बहुत बार स्टैब करके खत्म कर लेती है। सीता का अब दिमाग काम करना बंद कर चुका था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार लोगों में अचानक से ग्रेव टॉर्चर का इतना डर कहां से आ गया। पर जब वो टीवी देखती है तो उसको समझ में आता है कि असल में सीता ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि सभी लोगों ने ग्रेव टॉर्चर को एक्सपीरियंस किया था, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पेन का सामना किया और बहुत सारे लोगों को करना भी पड़ रहा था। और ये सारी बातें क्योंकि न्यूज में ही बताई जा रही थी, इसी वजह से सभी लोग अब ग्रेव टॉर्चर की वजह से बहुत डर गए थे और जगह जगह पर अपने धर्म को बचाने के लिए यहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह कर रहे थे ताकि उन्हें ग्रेव टॉर्चर ना सहना पड़े। अब इस बात से सीता बहुत परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो एक बार वापस से वायु की कब्र में जाएगी ताकि वो सबके सामने सच्चाई ला सके। इसलिए अब वो अकेले ही वहाँ से वायु की ग्रेव को खोदती है, पर अब वहाँ पर वायु की बॉडी नहीं थी, जिसको देखकर सीता बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। तब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही ऊपर पड़ी मिट्टी कब्र में गिर जाती है, जिससे कि अब सीता कब्र में ही फंस गई थी। सीता वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, फिर थोड़ा सा आगे जाने पर वो अचानक से उसी टनल में पहुँच गई थी जिसके अंदर वो बचपन में आदिल के साथ भागी थी। वहाँ पर अब सीता को बार बार इस्माइल की आत्मा हॉन्ट कर रही थी और उससे हेल्प मांग रही थी। तब सीता को समझ में नहीं आता कि वो इस्माइल की हेल्प कैसे करे, इसलिए वो इधर उधर भागने लगती है। वो भागते हुए अपनी ही बचपन वाली बेकरी में आ गई थी, जहाँ पर उसको पास्ट की हाथ से वापस से दिखते हैं, जिनको देखकर उसे समझ में आ गया था कि पास्ट में जो भी उसके माता पिता के साथ हुआ था उसके अंदर वो कुछ नहीं कर सकती थी। साथ ही साथ उसने अपना इतना कीमती समय एक ऐसे सच को पता लगाने में वेस्ट कर दिया जिसके अंदर लोगों को विश्वास दिलाना लगभग नामुमकिन है। तो सीता खुद भी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि उसको इस तरह से डेस्परेटली एक ही चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए था। वो अपने माता पिता को आखिरी टाइम गुड बाय कहती है और वहाँ से बाहर टनल में आ जाती है, जहाँ पर अब उसके सामने इस्माइल आ चुका था, जो कि उससे हेल्प मांग रहा था, क्योंकि इस्माइल की मौत के बाद वो अपनी उसी मेमोरी के अंदर फंसा हुआ था, जहाँ पर अब वायु उसको बहुत ही ज्यादा गंदी तरह से नोचा करता था और वो उसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार था। इस्माइल काफी समय से वायु से बचने के लिए सबसे हेल्प मांग रहा था, पर उससे डरने के कारण उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। पर इस बार सीता इस्माइल की स्पिरिट की हेल्प करती है और उसके साथ एक एंडलेस गड्ढे में कूद जाती है, जहाँ पर ही जाकर इस्माइल बच सकता था। तब सीता बहुत ही ज्यादा डर रही थी और अब अचानक से उसकी आंख सीधा उसी वक्त पर खुलती है जब वो पहली बार वायु की कब्र में एक्सपेरिमेंट करने के लिए गई थी। साथ ही साथ उस समय कैमरा भी ऑन था। तब सीता को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या था, और जैसा कि हमने आखिरी टाइम देखा था कि कब्र के अंदर अचानक से एक अर्थवर्म आ गया था, तो इस बार वहाँ पर अर्थवर्म की जगह वहाँ पर बड़ा सा स्नेक आता है जो कि वायु के पास से निकला था, जिसको देखकर सीता बहुत डर जाती है। पर वो सांप उसको कुछ नहीं कहता और वायु के मुंह के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो सीधा उसके पेट में चला गया था और अब वायु की बॉडी उठ खड़ी होती है, जिसके बाद उसका जजमेंट चालू हो चुका था। और यही सांप असल में एंजल था, मुनकर और नकीर, जो कि वायु से सवाल करना चालू करता है। पर क्योंकि उसने अपने जीते जी बहुत सारे गुनाह करे थे, साथ ही साथ उसने अल्लाह पर कभी विश्वास नहीं करा था, इसलिए अब उसकी ग्रेव टॉर्चर चालू हो जाती है, जिसके अंदर उसके फेस को बार बार बड़े हथौड़े से पीटा जा रहा था। उसका फेस बार बार फट रहा था, पर अपने आप ही वो सही भी हो रहा था। सीता ये सब साफ साफ देख पा रही थी और उसको देखने के बाद वो बहुत डर जाती है। वायु भी अब चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह से रहम की भीख मांग रहा था, पर उसके बावजूद भी उसका टॉर्चर नहीं रुकता। बाद में अब ये सांप जो होता है वो वायु के शरीर से बाहर आता है और एक बहुत ही बड़े डीमन में चेंज होकर वायु को वापस से टॉर्चर करने लगता है। वायु अभी भी लगातार माफी मांग रहा था, पर उसके बाद भी वो एंजल नहीं रुकता और एक बहुत ही बड़े काफी सारे मुंह के सांप में बदलकर वायु के फेस पर काटता रहता है, जिसको देखकर अब सीता बहुत डर गई थी। उसको यकीन हो चुका था कि ग्रेव टॉर्चर होता है। वो खुद भी अब अल्लाह पर और ग्रेव टॉर्चर पर विश्वास करने लग गई थी और बस वो प्रे कर रही थी कि जल्दी से सुबह हो जाए। और अब जैसे ही सुबह होती है वैसे ही आदिल, जिसकी हालत ना जाने क्यों पर बहुत ही ज्यादा खराब थी, वो ग्रेव के अंदर से सीता को बाहर निकालता है और उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी अचानक से आदिल की हालत बहुत खराब होने लगती है और वो वहीं पर बैठ जाता है। अब सीता इससे पहले कि उसे संभाल पाती, कितने में ही उसको एक एंजल की आवाज आती है जो कि उससे ये पूछता है कि तुम्हारा भगवान कौन है। इसको सुनकर सीता बहुत शॉक्ड थी और इसका मतलब यही था कि शायद सीता खुद भी वायु की कब्र में जाकर शुरू में ही मारी गई और इसी वजह से जब से वो बाहर आई है तब से उसके साथ अजीब अजीब चीजें हो रही है। तब हमें एक बार वायु की वही
वही बात सुनाई देती है जिसके अंदर उसने कहा था कि ग्रेव में जाने के बाद अगर किसी भी इंसान के साथ टॉर्चर होता है तो सबसे भयानक टॉर्चर वही हो सकता है जिससे इंसान जीते जी सबसे ज्यादा डरता हो। और बेशक से सीता को ग्रेव टॉर्चर पर भरोसा नहीं था, पर कहीं ना कहीं उसे खुद भी इस बात पर बहुत ही ज्यादा डर था कि अगर ये सारी चीजें सच हो गई तो क्या होगा, और इसलिए वो इन सब के बारे में पता करना चाहती थी। और इसी वजह से उसके मरने के बाद भी उसके साथ ग्रेव टॉर्चर हुआ, जिसके अंदर उसको वायु का ही ग्रेव टॉर्चर दिखाया गया। और जब उसका जजमेंट डे आया तब उसको आदिल ने बाहर निकाला। एंड आई बिलीव कि आदिल नहीं बल्कि वो एंजल है, यानी कि मुनकर और नकीर, जहाँ पर अब शायद ये फैसला होने वाला था कि वो नर्क में जाएगी या फिर स्वर्ग में, क्योंकि उसने जीती जी अल्लाह पर कभी विश्वास नहीं करा था। खैर अब वहाँ से सीन सीधा नैनी और पांडी पर आता है, जो कि अभी भी साथ ही थे और अभी भी नैनी के हाथ में उसकी वेडिंग रिंग थी। और सबसे बड़ी बात कि वो अपने ओल्ड एज में थे, यानी कि उनकी शादी हुई थी और ये सारी चीजें सीता इमेजिन कर रही थी। माइट भी वो पहले ही खत्म हो गई थी जब वो ग्रेव के अंदर गई हो, दम घुटने की वजह से या फिर सांप ने उसे काट लिया होगा या फिर जो कुछ भी हुआ था, लेकिन वो पक्का मर गई थी। लेकिन एंड में उसे फाइनली यकीन हो गया कि हाँ ग्रेव टॉर्चर होता है। वो अल्लाह से भी माफी मांग रही थी कि उसने जो भी पाप किया है उसके लिए वो उसे माफ कर दे। और एंड में ये पूछा जाना कि तुम्हारा भगवान कौन है, तो ये चीज तो साबित करता है कि हाँ वो वाकई में मर गई थी और उसका जजमेंट डे आ चुका था। और इसका मतलब भी साफ था कि शायद जो कुछ भी सीता के साथ ग्रेव के बाहर निकलने के बाद हुआ था, मतलब कि बार बार उसको वायु की आवाज आना, लानी का पांडी के साथ में नैनी पर चीट करना, वो सब बस उसका जजमेंट तक का फ्री टाइम पीरियड था। यानी कि यहाँ पर उसको ग्रेव टॉर्चर हो रहा था और उसको यहाँ पर ये एंजल जो थे वो कंट्रोल कर रहे थे। माइट भी यहाँ पर सीता उसी ग्रेव के अंदर खत्म हो चुकी थी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शिक्षा कोबोर या फिर ग्रेव टॉर्चर फिल्म की कहानी, जो कि वाकई में काफी टेरिफाइंग फिल्म है। जो एंड में सीन्स आते हैं ना, जो डीमन वाला सीन है, यानी कि जो एंजल्स यहाँ पर डीमन बनकर डरा रहे थे लोगों को, वो बहुत ही भयानक था। बाकी यहाँ पर जो कुछ मैंने आपको एंडिंग में थ्योरी बताई है वो मेरी पर्सनल फेवरेट थ्योरी है कि हाँ यहाँ पर सीता खत्म हो चुकी थी, वो जिंदा नहीं बची थी। अदरवाइज उसको यहाँ पर ग्रेव टॉर्चर देखने का कोई भी लॉजिक बनता नहीं है। I mean, सोच कर देखो, ये कोई पैसों में खरीदी हुई टिकट नहीं है कि कोई भी इसको लेकर कब्र के अंदर टिकट के तौर पर जाएगा और वहाँ पर जाकर शो देख लेगा। ये तभी चीज पॉसिबल है तब वहाँ पर इंसान खुद मर जाए, तभी उसको ग्रेव टॉर्चर हो सकता है। अदरवाइज ऐसे किसी को ग्रेव टॉर्चर नहीं होता। एटलीस्ट मूवी के अंदर जो कुछ बताया गया है उस हिसाब से तो यही लगता है। लेकिन हाँ, मेरी थ्योरी काफी सटीक बैठती है। बाकी आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है। मूवी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हैं।